ओके, एथिक्स की डिस्कशंस चल रही थी। इससे पहले आपके क्वेश्चंस, कमेंट्स हैं, कंसर्न्स हैं, क्योंकि हम 2 लेक्चर्स तो ऑलरेडी इस टॉपिक पे ले चुके हैं और अनफॉर्चुनेटली हमारे लेक्चर वाइज प्लान में ये था भी 2 वीक्स की एक्टिविटी, लेकिन अनदर अनफॉर्चुनेट कि आप लोगों का इंटरेस्ट इस डिस्कशन में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है। आई डोंट नो वाई एंड वाई। बाकी आप सब लोग, हम सब लोग एथिक्स और प्रोफेशनल एथिक्स से ऑलरेडी मुतारिफ़ हैं। तो फिर मुल्क व कौम के वसी तर मुफाद में ये फ़ैसला किया गया है कि इस डिस्कशन को, क्योंकि अभी टॉपिक्स भी हमारे कुछ रहते थे, एक और लेक्चर तक एक्सपैंड कर दिया जाए। अल्लाह करे कि आप लोगों का इंटरेस्ट इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट के बाद, इस डिग्री के बाद और ताहयात बिल्कुल इसी तरह कायम रहे। ना सिर्फ कायम रहे बल्कि दाइम भी रहे। गुड ये आपकी फितरत सानिया होनी चाहिए, ठीक है। यानी फितरत सानिया क्या है कि फितरत सानिया का लफ्ज़ मुश्किल हो रहा है एक्सप्लेन। ओके हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन नेचर में कोई चीज़ आ जाना, ठीक है। भूख लगना आपकी नेचर है, ठीक है। तो फितरत सानिया उस वक्त किसी चीज़ के बारे में या उस चीज़ के बारे में कहा जाता है जो अनइंटेंशनली किसी बंदे के ब्लड में कोई चीज़ शामिल हो जाए, जीन्स के अंदर कोई चीज़ आ जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक बंदा इतना सच बोलता है, इतना सच बोलता है कि आप कहते हैं कि सच बोलना इसकी फितरत सानिया, अनइंटेंशनली, ठीक है, जो है वो असाइनमेंट कॉपी नहीं कर लेता, ठीक है। तो ये उसकी फितरत सानिया बन गई कि उसको काम करने की इतनी आदत पड़ जाती है कि वो कहता है कि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मैं मर जाऊँगा, मैं ज़िंदा ही काम करने के लिए हूँ। तो काम करते रहना उसकी फितरत सानिया बन जाती है, ठीक है। ये खैर वो एक लफ्ज़ की वजह से हम उस तरफ चले गए। तो लास्ट टाइम हम लोग IEEE के कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट देख चुके थे। फिर उसके बाद हमने NSPE, नेशनल सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल इंजीनियर्स के कोड ऑफ एथिक्स की डिस्कशन स्टार्ट की। उन्होंने अपने कोड ऑफ एथिक्स को 3 फॉर्मेट्स, 3 सेक्शंस में डिवाइड किया: फंडामेंटल कैनन्स और रूल्स ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस। प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस में तकरीबन वो जो IEEE की एथिक्स वाली डिस्कशन थी, कोड ऑफ एथिक्स वाली, उस तरह की बातें। तो रूल ऑफ प्रैक्टिस को करते करते हम आई थिंक 4 रूल्स हमने कर लिए थे, और लास्ट वन जो था 3 कर लिए थे। वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर या अपने क्लाइंट के साथ फेथफुल रहने वाली डिस्कशन जो थी वो डिसीजन इसमें थी। इसमें कुछ पॉइंट्स तो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। 4D है रूल ऑफ प्रैक्टिस का, 4D और E। इंजीनियर इन पब्लिक सर्विस एज मेंबर, एडवाइज़र और एम्प्लॉयर। ओके, E, D और E दोनों को अगर मैं इकट्ठा मिलाना चाह रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम अ गवर्नमेंटल बॉडी ऑन विच आप कोई अपने यहाँ पर काम कर रहे, किसी आप जिस बॉडी में हैं उसमें काम कर रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन बाहर शेयर करना, ठीक है, विदाउट प्रियर नोटिस। अभी प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन में भी इसके ऊपर बात आएगी। और ये आप ज़रा पढ़ेंगे तो फिर इसकी आपको ज़्यादा, अभी अब जो हमारी केस स्टडी है ना वो इससे रिलेटेड है, मैं इस पर इतना ज़्यादा एम्फसाइज नहीं करना चाह रहा। डी और ई के ऊपर ज़रा हम चले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में सर्व कर रहे हैं, ओके, और एक प्राइवेट फर्म की तरफ से आपके पास कोई प्रोजेक्ट आ जाता है,
अब ये वाइस वर्सा केस भी ट्रू समझिएगा आप प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई आ रहा था, और जहाँ से प्रोजेक्ट आता है, कोई और प्रोजेक्ट आता है आपका, वहाँ पर आपका कोई और एम्प्लॉयर या आपको कोई बॉस जॉब कर रहा है। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा चेंज भी किया है इस चीज़ को। इंडिया शैल नॉट accept a contract from a government body on which a principal or a officer of their organization serves as a member। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही, आपका कोई बॉस या आपका कोई मेंबर जो है वो वहाँ पर जॉब कर रहा है जहाँ से प्रोजेक्ट आ रहा है, ठीक है, या वाइस वर्सा केस, आप किसी ऐसी फर्म को प्रोजेक्ट भेज रहे हैं जहाँ पर आप ही का कोई एम्प्लॉयर प्राइवेट जॉब कर रहा है। ठीक है, एक तो आप अपने इंस्टीट्यूट में, एक आपने अपना पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट किया, वो पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट की भी आगे बातें आ रही हैं कि उसको किस तरह का होना चाहिए, किस तरह का बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, किन कंडीशंस में कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आए या ना आए। ओके, ये छोटा सा पॉइंट था, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है, मैं इसको इतना। और अगेन, इंजीनियर्स शैल अवॉइड डिसेप्टिव एक्ट। ओके, ये बहुत सी लंबी चौड़ी, डिसेप्टिव एक्ट किसी भी किस्म का यार आप लोगों का हो सकता है, जो वो आपको एम्फसाइज करके बता गया है। बी पे हम चले जाएं, ऑफ़र, इंजीनियर शैल नॉट ऑफ़र, गिव, रिसीव, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कंट्रीब्यूशन टू इन्फ्लुएंस और विच may reasonably be constructed by the public, intent of influencing the awarding of a contract। आपने कॉन्ट्रैक्ट लेना है या आपके पास कोई क्लाइंट आता है कि जनाब ये मेरी प्रोडक्ट है, ये मेरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये आप अपने पास रख लें। अभी प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन में दोबारा से ये पॉइंट आने वाला है, वो प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस के अंदर आएगा, एथिक्स के लिहाज से डिस्कशन कर रहा है कि आपका प्रोफेशनली क्या फ़र्ज़ बनता है इस सिचुएशन को एड्रेस करने का, ये उसके प्रैक्टिसेस में है। तो आपको इस तरीके से ना तो प्रोजेक्ट लेना है, ना ही प्रोजेक्ट देना, ना ही कोई असाइनमेंट लेनी है, ना कोई असाइनमेंट से मुराद अपनी क्लास की असाइनमेंट नहीं हो रहा। ठीक है भाई, ओके, क्योंकि जब तक डिस्कशन दूसरे पर रहेगी तब तक हम आसानी से उसको डाइजेस्ट कर सकेंगे। ठीक है, मसला तब होगा जब हमारी डिस्कशन कोई किसी भी नाम से, किसी भी चीज़ से, जिस तरह आप लास्ट टाइम हम डिस्कशन कर रहे थे, मिठाई वगैरह की बात होती है, ठीक है, तो वो गिफ्ट का लफ्ज़ भी उसने इस्तेमाल कर दिया। दे शैल नॉट पे अ कमीशन परसेंटेज, ओके, ब्रोकरेज फी इन ऑर्डर टू सिक्योर वर्क। अच्छा जी, यहाँ तक तो बात ठीक थी, आगे भी बात तो ठीक ही है। एक्सेप्ट का लफ्ज़ आ गया, एक्सेप्ट टू अ बोनाफाइड एम्प्लॉय और बोनाफाइड एस्टैब्लिश्ड कमर्शियल और मार्केटिंग एजेंसी रिटेन्ड बाय द। उन्होंने एक कंडीशन रख दी कि अगर इस तरह से आपको मार्केटिंग के लिए कोई बंदा कर रहा है तो आप उसको जो है ना वो पे करेंगे वगैरह। ओके, प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस पर हम आ जाते हैं जनाब। इंजीनियर शैल बी गाइडेड इन ऑल रिलेशंस बाय द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। वही वाली ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी की बातें, ये बातें खड़े होके करने वाली तो है नहीं। एक्सेप्ट वाली बात होती है, बाद में है एक्सेप्ट की कंडीशन है। They shall not pay a commission, percentage, brokerage fee in order to secure work except commercialization। अगर कोई बंदा आपके लिए मार्केटिंग कर रहा है, मार्केटिंग एजेंसी है, तो आप कहते हैं कि जनाब जब आपने अपना बजट बनाया कि जनाब ये प्रोजेक्ट है, PC1 इसका हम लिख रहे हैं कि इसके लिए इतनी अमाउंट चाहिए, ठीक है, वो अमाउंट आप डिफरेंट हेड्स में लिख देते हैं। मिसाल के तौर पर फर्नीचर के लिए इतना, स्टेशनरी के लिए इतना, इक्विपमेंट के लिए इतना, सर्विसेज के लिए इतना। सर्विसेज से मुराद उसमें सैलरीज आ जाएंगी, वेजेस हो गए आपके, आपने स्टूडेंट को ही रखना है, उसकी इंटर्नशिप के चार्जेस इतने हो जाएंगे वगैरह 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 की बात। अब इसके अंदर आप ये रखते हैं कि यार ये प्रोडक्ट जब हम बना लेंगे, लॉन्च कर लेंगे,
तो इसकी कमर्शलाइजेशन के ऊपर भी खर्च करना पड़ेगा हमें, लोगों को बताना भी तो पड़ेगा ना कि एक चीज़ हमने बना ली है। लास्ट टाइम हमारी डिस्कशन हो रही थी कि एक चीज़ की पहले ज़रूरत बनाना, फिर उसको सेल करना। अनएथिकल के शेल्टर में लेके जा रहे थे हम उन चीज़ों को, लेकिन चलो ज़रूरत ना बनाना, लोगों को ये फील ना कराना कि भाई ये प्रोडक्ट तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ है, फिर उसके बाद उसको सेल करना। लेकिन आपने उसको सेल ही करना, ठीक है। तो उस सेलिंग पॉइंट के लिए, मार्केटिंग के लिए आपको किसी एजेंसी को या आपने उसके ऊपर इन्वेस्ट करना, तो वो भी आपके, वो उस तरह का कमीशन आप अपने हेड के अंदर रख लेते हैं। ठीक, वो कहते हैं हाँ जी, इस किस्म की अगर आपकी कोई चीज़ है जिसमें आपने मार्केटिंग करनी है या आपको बोनाफाइड एम्प्लॉय, ठीक है, तो इस तरह का काम आप अलाउड है प्रैक्टिस के लिहाज से, ठीक है। हाँ, अब जब ऑब्लिगेशन आएंगी या एथिक्स की बात आएंगी तो क्या पता वहाँ पर कदगन ना ही लगा दे कि भाई मार्केटिंग किस किस्म की करनी है आपने, कि मार्केटिंग किसी ऐसी प्रोडक्ट की ना करें या किसी ऐसे, वो जो आप लोग लास्ट टाइम बात कर रहे थे तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुदर वाली बात, ठीक है। तो वो मार्केटिंग किस तरह से चलनी है, तो प्रैक्टिस क्या पता आपको अलाउ करती हो कि आपकी कंपनी जो ये सिगरेट बना रही है तो सिगरेट की प्रमोशन के लिए आप इस तरह की ऐड कर दें, लेकिन एथिक्स क्या आपको अलाउ कर रहे हैं? ओके, क्या एथिक्स आपको अलाउ करते हैं कि इतनी अमाउंट ऑफ निकोटीन किसी इंसान के अंदर जाएगी तो उसकी सेहत का या फिर पूरी की पूरी सोसाइटी का, उसके सराउंडिंग का क्या असर होगा? ओके, उसको सॉरी नहीं, ये तो लोगों का मसला है ना, लोग जी गवर्नमेंट ने उनको लाइसेंस दिया है, तो वो मार्केटिंग जो फर्म है, जो सिगरेट टोबैको कंपनी जो है, वो तभी कर रही है, गवर्नमेंट ने उनको अलाउ किया है। सर लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि ये टू वे बिजनेस है, इसमें हम अगर प्रमोट करना शुरू करते हैं कि सिगरेट हम सही पंखा बंद कर सकते अगर ज़रूरत है तो सही। अच्छा हाँ, बोलें है, अगर गवर्नमेंट ये प्रमोट करना शुरू कर देते हैं कि सिगरेट ठीक है। आवाज़ आ रही है यार? उधर ऊंचा बोलना, कामरान वगैरह आप सुन रहे हैं? अच्छा भैया, अच्छा बंद कर देना यार, ये हिल ना जाए। अच्छा जी, अगर गवर्नमेंट कहती है कि सिगरेट पीने से हमें कोई गर्ज नहीं है, हमें भी ये भी नहीं पता कि फ़ायदा है या नुकसान है, ओके, इस तरह का कोई सपोज स्टेटमेंट जारी कर देती है, तो क्या होगा? सही है एथिक्स में या नहीं? क्योंकि गवर्नमेंट कहती है हमें नहीं पता, आपकी मर्जी है, पियो ना पियो, बिकती है। जैसे इंडिया के अंदर अल्कोहल बिकती है, हाँ, जैसे यहाँ सिगरेट कंट्रीज़ बिकती है, में इंडिया में अल्कोहल बिकती है। इट्स टोटली अप टू द पीपल एग्जैक्टली, कि वो उसको अगर यूटिलाइज़ करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते। कितने डिमांड एंड सप्लाई वाली, उनकी डिमांड है तो उनकी गवर्नमेंट अलाउ करती है, ठीक है, बिकती है। गवर्नमेंट को भी तो उसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है ना। बंद ही कर दो यार, अभी नॉर्मल है, जब डिफरेंस नहीं, प्रॉफिट होता होगा, नहीं प्रॉफिट है, इट्स एजेंसी, नहीं डिमर से नहीं बंद होता। हाँ ठीक है, थोड़ी देर में दोबारा चाहिए। वो इट्स अ टोबैको एजेंसी, अब तो काफ़ी कंट्रोल्ड है, आज से 10 साल पहले बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड थी। अब कमर्शियल्स नहीं आती उसकी, नहीं आती, ठीक है। तो अब ये वाली चीज़ एथिक्स के लिहाज से उन्होंने फिर शायद बैन कर दी हो, लेकिन प्रैक्टिस, रूल ऑफ प्रैक्टिस के लिहाज से वो चल रही हो। और मार्केटिंग बंद कर दी, सेल जा रही है उसकी, क्योंकि सबको पता है ओके, ठीक है, गुड पॉइंट। सर 6 अरब रुपए का जो टैक्स है ना, ये इलीगल जो सिगरेट प्रमोशन कंपनियां, ओके, जो जिनके पास लाइसेंस नहीं है, वो अब 6 अरब डॉलर का वो, 6 अरब रुपए का वो जो है ना वो टैक्स। सो बीइंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, अब आपने डिसाइड करना है कि आप क्या करेंगे। हमारा जो पॉइंट चल रहा है वो ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग के साथ, इंफॉर्मेशन तो आप शेयर कर रहे हैं, लेकिन हम ये क्यों टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप ऐसी किसी एजेंसी के अंदर बैठ गए तो उस एजेंसी के रूल ऑफ प्रैक्टिस, आपकी अपनी अर्निंग, आपने भी तो ज़िंदगी गुजारनी है, कमाना है ना, ठीक है। जॉब फॉर एग्जांपल आपको नहीं मिल रही है, अगर मिल रही है तो फिर तो आप प्रैक्टिस और एथिक्स वगैरह को डिस्कस करते हुए तो ठीक है, निकल है। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, इंशाल्लाह मिल जाएगी ना, वैसे डिस्कशन हो रही फॉर द इंजीनियर्स प्रोफेशनल। आप अनफॉर्चुनेटली किसी ऐसी फर्म में आ गए हैं, तंबाकू नोशी से हट के हम अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पे आते हैं, जो ऐसे कंपोनेंट्स डिज़ाइन कर रही है, टॉयज़, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ आप ऐसे डिज़ाइन कर रहे हैं जो कि बच्चों के लिए हार्मफुल है,
ठीक है, या वो लेबलिंग गलत कर देते हैं। मार्केटिंग की बात हो रही ना कि वो है जो है 3 ईयर या 5 ईयर प्लस के बच्चों के लिए, वो उसको लेबल 3 ईयर प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो अब इस तरह के एक्ट आ रहे हैं, तो आपने रूल ऑफ प्रैक्टिस या प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस एथिक्स के किन पॉइंट्स के तहत क्या डिसीजन लेना है, दैट्स द कोर ऑफ दिस टॉपिक। उस टॉयज में सर लिखा हुआ होता है कि मतलब कि ये उन बच्चों के लिए नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स टॉयज। जी जी बिल्कुल लिखा होता है ना। जैसे कि जो हार्ट पेशेंट हो उनके लिए लिखा होता है कि मतलब कि इससे इलेक्ट्रॉनिक्स से दूर रहें। जी एग्जैक्टली, लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की, हम बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल वो लिखते नहीं है, इसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं कि आपको मेंशन करना है। अभी दोबारा से हेल्थ की अगली बातें आ रही हैं, प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन में भी ये हेल्थ की बातें वो कर रहा है, हेल्थ और सेफ्टी की बातें कर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल वो उसको मैनिपुलेट कर देते हैं, ठीक है, मार्केटिंग वाले। आपको पता थी वो बात एज एन इंजीनियर कि ये प्रोडक्ट जो मैंने बनाई है, मेरी टीम ने बनाई है, हमने लिख के भी दिया था, आपने जो साइन वाइन किया ना ऊपर, जो लास्ट टाइम डिस्कशन थी कि आपने जो सिग्नेचर्स करने हैं वो पूरे अपनी इन्फॉर्मेशन को करेक्टली, अगर उसके अंदर कोई हैजर्ड्स हैं तो आपने डिस्क्लोज करने हैं रेलिवेंट बंदों के साथ, ये जो हमने डिस्कशंस लास्ट टाइम की हुई थी, आपने तो कर दी हैं। लेकिन बाद में आपको पता चला कि जनाब ये तो जो मार्केटिंग वाली टीम थी उसने गेम कर दिया हमारे साथ। हमने 3 ईयर प्लस लिखा था, उसने 3.5 ईयर्स कर दिया, 0.5 छोटा सा साथ लगा दिया। या हमने कहा था कि ये हार्ट पेशेंट्स के लिए या जिनके पेस मेकर्स लगे होते हैं या जिनका ट्रांसप्लांट हुआ होता है उनके लिए ये डिवाइस नहीं है, ठीक है, तो ये उन्होंने उनको भी सेल करने के लिए प्रपोज कर दिया। ठीक है, आप एक इलेक्ट्रिक वो स्टिक बनाते हैं, जिस तरह अभी पिछले दिनों आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स भी थे, इलेक्ट्रॉनिक स्टिक, और एक हेल्पिंग स्टिक होती है फॉर द डिसेबल्स, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक है, वो डिसीजन भी ले सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके अंदर आपको मैग्नेटिक रेजोनेंस वाली डिवाइस इंट्रोड्यूस करते हैं, तो सपोज कर सकते हैं कि उस बंदे का हार्ट ट्रांसप्लांट भी हो, उसमें स्टंट्स डले हों, तो क्या वो उसके लिए अप्रोप्रिएट है, नहीं है या नहीं है, नहीं, हम ये बात नहीं कर रहे हैं। तो आपने उसके लिए डिस्क्लोज करना है कि फ़लाना फ़लाना बंदा इसको कर सकता है, या आपने कर दिया कोई भी कर ले, चाहे पूरे का पूरा बंदा ही मैग्नेटिक हो, ये स्टिक यूज़ कर ले। ओके, तो एक तो वो चीज़ थी कि आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर डिस्क्लोज करनी है, तब साइन करने हैं, और दूसरी चीज़ है कि वो आपने क्या कहा और आगे से क्या चीज़ आ गई, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ठीक है, आपकी फिर वहाँ पर ऑब्लिगेशन क्या है कि आपने किस तरह से बिहेव करना है उसको, आपने किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। जी, इसी पॉइंट को लेकर जो भी हमने बी पॉइंट पढ़ा है, इसको लेके एक केस स्टडी है। फॉर एग्जांपल सपोज जैसे ये टोबैको का हम बात कर रहे थे, इसमें 2 राइवल कंपनीज हैं। एक कंपनी है टोबैको बनाती है, दूसरी कंपनी उसी का कोई ऑल्टरनेट बनाती है, जैसे सपोज वो शीशा वगैरह जो होता है, स्मोक चलता है, वो बनाती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट अगर हम इसमें लेकर आते हैं एक्सेप्ट वाली कंडीशन कि बोनाफाइड एम्प्लॉयर, बोनाफाइड एस्टैब्लिश्ड कमर्शियल और मार्केटिंग एजेंसी रिटेन्ड बाय अदर, तो कैसे करेंगे उसको, वो कैसे एप्लीकेबल होगा? वो दोनों इंजीनियर्स हैं, दोनों कंपनीज में इंजीनियर्स हैं ना, और डिसीजन मेकिंग पोस्ट पे। वो कमर्शलाइजेशन की बात कर रहे हैं, मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो वो अपने अपने लिहाज से एक कंपनी के पास नहीं, ये कह रहा है कि आपने किसी को वो बेनिफिट्स वगैरह कोई कमीशंस नहीं देने, ब्राइबरी शाइबरी की जो बातें होती हैं ना, एक्सेप्ट मार्केटिंग के, कि भाई अगर कोई मार्केटिंग आपने करनी है किसी प्रोडक्ट की तो उसके लिए आप कर सकते हैं। अभी जो आप केस स्टडी कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से डिफरेंट बात हो रही है, मेरा ख्याल, या मैं पिक नहीं कर पा रहा हूँ उसको। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जैसे सपोज एक कंपनी के पास बेनिफिट है मार्केटिंग का, ओके, जैसे वेलो दूसरे के पास उसके पास मार्केटिंग का बेनिफिट है, वो ओके, मार्केटिंग होती है, एड्स भी आते हैं टीवी में, ठीक हो गया, सब जगह पे, पर सिगरेट्स के ऐड नहीं चल सकते। ओके, तो जिसके ऐड नहीं चल सकते वो वाली कंपनी क्या ये वाला पॉइंट यूज़ कर सकती है मार्केटिंग के लिए? गुड पॉइंट, कैसे करेगी ये उसका ट्रिक होगा जी, तो कर नहीं सकती, इसके तहत नहीं कर सकती, इसके तहत नहीं कर सकते। इसके तहत जब उसको अलाउड ही नहीं है, ठीक है, तो वो कर ही नहीं सकती है ना। एक्सेप्ट की बात तभी आ रही है जब उसको अलाउड ही नहीं है कि वो मार्केटिंग करे, गवर्नमेंट की तरफ से बैन है या जो भी कंडीशन है, ठीक है, तो वो अब वो किस ट्रिक के तहत मार्केटिंग करेगी, कैसे करेगी, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ओपनली वो भी मार्केटिंग। फॉर एग्जांपल अब ये आपके लैक्सन टोबैको वाले हैं, वो अपने बजट के अंदर वो रख दें जनाब कि जनाब हमने 2 लाख रुपया मार्केटिंग के लिए रखा, अभी कहाँ से रख दिया, मार्केटिंग में आप कर नहीं सकते, ठीक है,
हाँ ये हो सकता है कि उसने कहा होगा 50,000 की हम एडवर्टाइज़ करेंगे, केस हो जाएगा तो 1.5 लाख वकील को दे देंगे तो 2 लाख होगा। इट कुड बी द केस। एनीवेज जस्ट द लाइटर साइड। तो ये अब वो शायद अगर मार्केटिंग के स्टूडेंट्स डिस्कस करें तो दैट्स बेनिफिशियल कि वो किस तरह से इस तरह की चीज़ को मार्केट करेंगे जिसको मार्केट करना अलाउड नहीं है, और फिर वो दोनों चीज़ों के तहत डिस्कस करें, रूल ऑफ प्रैक्टिस के तहत और एथिक्स के तहत। ओके खैर, वेरी गुड। ओके जनाब, वो दूसरों का ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी की बात आ गई। प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस हमने स्टार्ट कर दी, काइंड ऑफ एथिक्स की चीज़ जो IEEE के एथिक्स में थी। इसमें इंजीनियर शैल एक्नॉलेज देयर एरर्स एंड शैल नॉट डिस्टॉर्ट और अल्टर द फैक्ट्स। इंजीनियर शैल ट्रीट ऑल पर्सन्स विद डिग्निटी, रिस्पेक्ट, फेयरनेस, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। बिफोर एक्सेप्टिंग एनी आउटसाइड इंजीनियरिंग एम्प्लॉयमेंट दे विल नोटिफाई देयर एम्प्लॉयज़। इसमें काफ़ी चीज़ें इकट्ठी की हैं। अब टाइम हमारे पास शॉर्ट चल रहा है, एक एक चीज़ के ऊपर काफ़ी टाइम लगने वाला है। आपने कहीं पर दूसरी नौकरी करनी है, आपने किसी और इंजीनियर से काम लिया, आपने किसी और इंजीनियरिंग फर्म का कोई इंफॉर्मेशन यूटिलाइज़ की है, ठीक है, आपको उसको एडमिट करना है और उसको आपको एक्नॉलेज करना है। ओके, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी की बात हो रही है, डिस्क्रिमिनेशंस नहीं करनी। ओके, अभी मेरे ख्याल से पंखा चलाने का वक्त आ गया। ओके, ये ठीक है जनाब। इसमें हमने IEEE के अंदर भी डिस्कशन की थी, इन्होंने पॉइंट वाइज सारी बहुत सी चीज़ें जो है ना वो एक्सपैंड करके बता दी। आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट टू द डिटर्मिनेंट ऑफ देयर रेगुलर वर्क ऑफ इंटरेस्ट। काम आप एक फर्म में कर रहे हैं, ये भी वही चल रही है ऑनेस्टी वाली चीज़, ठीक है, और वैसा ही मिलता जुलता टास्क कहीं और से भी आपको मिल गया, आपने कहा इधर से कर ही रहे हैं उधर भी कर लेंगे, तो थोड़ा सा अमेंड करके आपने उधर भी पेश कर दिया, ठीक है। एक डिवाइस आप बना रहे थे, फॉर एग्जाम्पल वाईफाई डिवाइस बना रहे थे, कि कंट्रोल सिस्टम का कोई आपका डिवाइस बना रहे हैं, और वैसा ही डिवाइस एक और कंपनी भी बना रही है, उसने आपसे कहा कि यार ठीक है थोड़ी सी नज़रें करम इधर भी करें, आपने कहा कोई मसला ही नहीं, ठीक है, और आपने कहा कि मैं चूँकि वहाँ पर भी एम्प्लॉय हूँ तो वहाँ पर भी एम्प्लॉय हूँ, तो ये वो ब्राइबरी और जो कमीशन वाली बात है उसके अंदर तो नहीं आ रही जो पहली बात थी। ओके, तो आपको अगर कोई ऐसा एक्ट वगैरह करना पड़ा तो आपको अपने एम्प्लॉयर को नोटिफाई करना है। सर लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, सर ये तो बिल्कुल ज़ीरो रेटिंग आ जाएगी। जो लोग काम करते हैं, इंजीनियर्स हैं, किसी इंडस्ट्री में जॉब करते हैं, वो तो फ्रीलांसिंग भी करते हैं काम, जो वो वहाँ से सीखते हैं या वहाँ से डिज़ाइन देते हैं और उसको वो इम्प्लीमेंट। ये आ रही है बात आगे कि वैसा डिज़ाइन वगैरह क्या है, किस तरह से करना। अगर तो आपकी उसकी इन्वेस्टमेंट उस वहाँ से हुई हुई है, उसने आपको ट्रेनिंग दिलवाई हुई है, आपके एम्प्लॉयर ने ना उसकी ट्रेनिंग आपको दिलवाई हुई है कि ये डिवाइस कैसे बनाना है, ये किस तरह से करना है, या फिर आप उसका इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर एथिकल नहीं है कि आप उसको उसी के अगेंस्ट इस्तेमाल कर रहे हो, उसी के अगेंस्ट इस्तेमाल होगी ना वो। आपने अपनी कंसल्टेंसी फर्म खोल ली उसको बताए बगैर, ठीक है, ट्रेनिंग आपने उसी से ली, या फिर आप जो पार्ट टाइम अपना जॉब कर रहे हैं आपने इंस्ट्रूमेंट्स वहीं से उठा के ले आए दिन के वक्त, वो आपकी कस्टडी में ही थे, जब आपने जॉब छोड़ के जानी है तब आपने उसका हिसाब किताब देना है, ठीक है, आपने उठाया और वो जाकर आपने इस्तेमाल कर लिया अपने काम के लिए, और महीने के बाद कह दिया जनाब ये वॉलेटाइल चीज़ें थी, ये केमिकल्स थे या ये रजिस्टर्स थे, ये जल गए, बर्न हो गए, ठीक है। तो आपने उसके एसेट्स को इस्तेमाल करते हुए नहीं काम करना, एक एम्प्लॉयर के उसके नोटिफाई किए बगैर, फॉर दैट स्पेसिफिक केस। सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर भी ये बातें आ गई। इंजीनियर शैल नॉट कंप्लीट, साइन और सील, ये पुरानी बात, दैट आर नॉट इन कन्फर्मिटी विद एप्लीकेबल इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा जी, अभी इसको हम रोशनी डालते हैं। इफ़ द क्लाइंट और एम्प्लॉयर इंसिस्ट, ये बात गौर करने वाली है, मैंने तो बंद के मारता सी, मेरा क्या कसूर है जनाब, मुझे तो उन्होंने बहुत मजबूर किया, मेरे बॉस ने कहा। इफ़ द क्लाइंट, सोचा बॉस ना कहे, बॉस को ही क्लाइंट कह रहा हो, और एम्प्लॉयर इंसिस्ट ऑन सच अनप्रोफेशनल कंडक्ट, दे शैल नोटिफाई द प्रॉपर अथॉरिटीज़। लास्ट टाइम भी हमने इस टॉपिक को टच किया था
हायरार्की क्या होगी आपकी कंपनी की। एंड विदड्रॉ फ्रॉम फर्दर सर्विस ऑन द प्रोजेक्ट। नौकरी ते गल आ गई पायन, आप कहते हैं जनाब मैं इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करता, आप इलीगल काम करने को कह रहे हैं, बॉस को कह देते हैं, एम्प्लॉयर। क्लाइंट को कह देते हैं, क्लाइंट तो अगली दफ़ा आएगा नहीं, ना सिर्फ वो आएगा नहीं बल्कि 10 लोगों को भी बताएगा, बड़े अपने वालों सच्चे बंदे ने, बड़े सादे कमीन बन रहे हैं, उन्हें वाल ना जाना। ठीक है, अब आपको क्या करना है इस तरह की सिचुएशन में। ये हल बता रहे हैं कि जनाब आपको प्रॉपर अथॉरिटीज़ को बताना चाहिए, और ना सिर्फ बताना चाहिए बल्कि उस काम को करने से इनकार, विदड्रॉ, वो काम ही नहीं करना चाहिए कि जनाब ये अनएथिकल काम है भाई, ये एक्सियन का बच्चा है, इसके 5 नंबर बढ़ा दो। केड़े पासे जाइए तो मंजी कितने डाई, क्यों भाई, अब क्या करें। क्यों भाई, ये जनाब गवर्नमेंट का वो आपकी प्राइवेट फर्म है और गवर्नमेंट की तरफ से जनाब ऑर्डर आ गया है कि ये डिवाइस बनाना ही बनाना है। ठीक है, एटम बम बना देने चलो हैं। सो आप कहें नहीं ये एथिकल नहीं है, इंसानियत जो है ना इससे बहुत ज़्यादा नुकसान में चली जाएगी, ये हो जाएगी, अगर चलो ये नहीं तो कटो ना पहले। ठीक है, लेकिन सर प्रॉपर अथॉरिटीज़ के डिफेंस के लिए भी तो जरूरी है ना। हाँ बिल्कुल है, ज़रूरी है। वो तो स्पेसिफिक एटम बम की तो वैसे मैंने बात की, हाँ जनरल बात। एटम बम से रिलेटेड एग्जांपल जो बनेगी तो वो तो स्पेसिफिक इंडस्ट्री के कोड ऑफ कंडक्ट में चली जाएगी ना, वो तो करना है आपने काम, वो आपको कंपनी कह रही है। एग्जैक्टली, कंपनी और बॉस तो कह रहे हैं, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक जो ये इतनी सारी बातें कर रहे हैं, ये जो इन्होंने कोड ऑफ एथिक्स कंडक्ट में भी इन्होंने सबसे पहली जो बात की है, सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। ओके, तो वो आप वो उसी के अगेंस्ट कर रहे हैं, बॉस या क्लाइंट। क्लाइंट भी तो आ सकता है ना आपके पास, बॉस को छोड़ें आप, यू आर द बॉस, क्लाइंट आ रहा है आपके पास, उस सूरत में आपको क्या करना है। तो वो कहता है जनाब अथॉरिटीज़ को बताएं। अथॉरिटीज़ को किसको बताएं भाई, आपको हायरार्की पता होनी चाहिए कि कौन कौन से चैनल्स हैं आपके मुल्क के अंदर, कौन कौन सी अथॉरिटीज़ इसको देख सकती हैं। ठीक है, कोर्ट्स के अलावा, जुडिशल कोड के अलावा, जुडिशल कोड इज़ ऑब्वियसली देयर, जो कि अगर आप समझते हैं कि अनएथिकल प्रैक्टिस आपकी कंपनी ने या कोई क्लाइंट आकर आपको फोर्स कर रहा है या उसकी बेस पर आपको जो है वो नेपटाइज कर रहा है, आपका गलत नाम तशहीर कर रहा है, ठीक है, तो आपने कोर्ट के ऊपर तो ठीक है आप रिलाई करेंगे, जाएंगे कि जनाब ये हद तक की इज़्ज़त का दावा मैं करता हूँ, लेकिन अथॉरिटीज़, और उसके बाद फिर विदड्रॉ फ्रॉम सर्विसेज ऑन द प्रोजेक्ट, कि भाई मैं ये काम नहीं करता हूँ, ये प्रोजेक्ट ही नहीं मैंने करना। तो इस सब के लिए अब ये मैं एंड में लेके चलना चाह रहा था चीज़ें, लेकिन अब बीच में शामिल होना शुरू हो गई हैं चीज़ें। फ़ैन तेज़ कर दो भाई, गर्मी ज़्यादा हो रही है, अब जो बातें होने लगी हैं उनसे और ज़्यादा गर्मी होने लगी है। एग्जैक्टली, ओके, हाँ यही सारी डिस्कशंस तो हो रही हैं। तो स्टेट ऑफ वॉर में चली गई ना बात, जब डिफेंस की बात आ गई, की सलामती की बात आ गई, वो तो स्टेट ऑफ वॉर में चले गए आप लोग, कोड ऑफ एथिक्स को गए ना, खत्म हो गए। वो अपने अपने एंगल्स बन रहे हैं ना अब इनके, अपना अपना एंगल बन रहा है आपका। हाँ, इंसानियत के लिहाज से थोड़ा ऊंचा बोलो, पंखा तेज़ हो गया, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। ओके, एज अ फर्म उसका बिजनेस था, उसको इससे कोई गर्ज नहीं है कि कौन इसको यूटिलाइज़ कर रहा है, किसके खिलाफ यूटिलाइज़ कर रहा है। वो वेपन डिज़ाइनिंग की कंपनी है और वो एक मुल्क को भी, यानी कि दोनों मुखालिफ मुल्क हैं, उन दोनों को बेच रहा है और अपनी इंडस्ट्री को ग्रो कर रहा है। ठीक है, एक हमने पहले भी बात की, इससे भी बड़े स्टेप पर अगर हम चले जाएं कि पहले आप ज़रूरत क्रिएट करें,
ठीक है। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी वेपन फर्म ने ही पहले दोनों मुल्कों के अंदर ऐसे हालात पैदा कर दिए हों तो 2-3 पॉलिटिशियंस ख़रीद लिए हों, हीटी डिबेट्स हो गई हों दोनों के दरमियान में, इधर के मुल्क के वज़ीर ख़जाना को ख़ारजा को भी पैसे लगा दिए, उधर के वज़ीर ख़ारजा को पैसे लगा दिए, ओके, जंग छिड़ गई, दोनों को असला भी दे दिया। उसके बाद उसी के एक सेक्शन ने जाकर उन दोनों के दरमियान में सुलह सफाई की भी तहरीक चला दी। जैसे अमेरिका के पाकिस्तान खुदा दा खौफ खाओ यार। ओके, जैसे एक छोटी सी मिसाल है, हाँ, आउट ऑफ सिलेबस है बट यस, हम इस वक्त आउट ऑफ सिलेबस जाने लगे हैं, लेकिन हमें इतना भी सिलेबस के बाहर नहीं जाना कि हम पार हो जाए। ठीक है, ओके। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी। तो वो बात करनी कैसे है, ये भी एक चीज़ है कि जो है ही नहीं फसाने में और नागवार गुजर जाए, फसाने में है ना फसाने में, तो उसको करना, हाँ, उसको करना कैसे है। अब मैं ज़रा थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, हम केस स्टडी से निकल आए। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, ओके। फैज़ अहमद फैज़, ठीक है। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या, तू जो मिल जाए तो तकदीर नुगू हो जाए। अच्छा जनाब, हाँ, यूँ ना था मैंने फ़कत चाहा था यूँ हो जाए। अ प्योर रोमांटिक पोइम, ठीक है। लेकिन कहने वाले इसको कह रहे हैं कि ये एक दर्द से भरा मिल्ली नगमा है। कैसे भाई? हाँ जी, अब मैं एक पॉइंट आ गया बीच में, तो उसकी तशरीह के ऊपर यहाँ पे बात चलेगी, हम वापस आते हैं अभी इसके ऊपर। ये मिल्ली नगमा है भाई, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, है तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। मिल्ली नगमा कहाँ आ रहा है भाई? ठीक है, ये वो चीज़ थी जो भी हम बात कर रहे थे कि किस तरह से कड़वी गोली एक मीठे रैपर में डालनी। खैर इस अजमत पर तो फैज़ पहुंचे, लेकिन हमें भी प्रैक्टिस करनी है, हमने बात करनी है। जब हमारे साथ कोई ऐसा इंडस्ट्री के अंदर सिनेरियो आएगा, तो जब हमने उसको इनकार करना है तो क्या कहना है उसको, क्या मुंह पे कहना है तू डाकू है, तू चोर है, तेनू बॉस किसने बनाया है, इंसानियत तुम्हारे नास्ते हथियार बना रहे हैं, तो तेन शर्म नहीं, तेरे घर च मां भैन नहीं है। क्यों भाई? We should have some better ways. ओके, अभी मैं इस पर आने लगा था कि ये सारी बातें जो हमने पहले से देख ली हैं, इतनी कर ली हैं, नौकरी तक खतरे में बात आ गई, अब क्या किस तरह से करना है, इसीलिए मैं अब एथिक्स और उससे बाहर आके वो करना चाह रहा था डिस्कशन, और फॉर्चुनेटली हम बाहर आ गए। सर मैं यही एक बात यहीं पे करना चाह रहा हूँ। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब अमेरिका ने जापान पे बम ब्लास्ट किया, न्यूक्लियर वॉर भी शुरू हुई, तो उससे पहले अमेरिका ने वो वॉर जब स्टार्ट किया, जब वो बॉम्ब गिराया, तो उसके पास एक रीज़न था बहुत बड़ा। वो रीज़न ये था कि जापान ने 2 दिन पहले उनके कोस्ट पे हमला करके 2 लाख फौजियों को मार दिया, और उसके रिटर्न में उन्होंने ओके, फॉर द ग्रेटर गुड, अगर ये हाँ, हम जापान की फौज चलती रहेगी, एग्जाम्पल थोड़ी सी पॉलिटिकल हो रही है, साल में ये हमें नुकसान ज़्यादा दे सकते हैं, तो हम ये काम कर देते हैं। बट जब वो काम हो गया, उसके बाद अमेरिका के ही सिटीजन्स काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ के अपोजिशन में ओके, यस, ये आपने गलत किया। जी, हम ज़रा थोड़ा इंडस्ट्री और अपने प्रोफेशनल उसके ऊपर रहते हुए डिस्कशन कर रहे हैं। ये वाकई एग्जांपल्स ट्रू हैं, लेकिन हमारे टॉपिक से ज़रा थोड़ा बाहर निकल रही हैं। मैं जो बाहर निकलना चाह रहा हूँ वो मैं बर्तन के अंदर रहते हुए बाहर निकलना चाह रहा हूँ। मैं इन्हीं डिस्कशंस के तहत बाहर निकलने की बात कर रहा था। अच्छा, तो बीच में ये बात आई कि ये वे ऑफ कम्युनिकेशन, आपने बात कैसे करनी, ठीक है। तो
उसमें फिर आप किस तरह से ये बात करेंगे, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान। अब इस सारी की सारी इस प्योर रोमांटिक किस्म की पोएम में जो महबूब है वो आपका वतन है, और हालात वो हो चुके हैं जो कि हिजरत के वक्त नहीं थे। जब पाकिस्तान बनाया गया उस वक्त एक जज्बा जो था वो उस वक्त था, और उसके बाद अब दोबारा से लोग वैसा ही एक्ट कर रहे हैं जैसा कि जो कि गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। तो अब शायर कहता है कि मैं या तो इंसानियत बचाऊं या मुल्क बचाऊं। इस सिनेरियो में वो कहता है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत 1947 वाली मोहब्बत मुझसे 1956 में मेरे मुल्क ना मांग। मुझसे महबूब तेरी आंखों के सिवा, कराची को आंखें कहा जाता था, कराची के सिवा दुनिया में रखा गया। ओके, बात समझ आ रही? अगले शेर जो हैं वो ज़रा थोड़े ज़्यादा खुले हुए थे। अनगिनत सदियों के तारीख बहीमाना तिलिस, रेशम व तिलस व कम ख्वाब में भुनवाए हुए। सदियों से इस एरिए के ऊपर जुल्म हो रहा है। अनगिनत सदियों के तारीख, जड़ा बंदा वेला बैठा होंदा सी बादशाह आके इत्थे जंग छेड़ दिंदा सी। ठीक है, बरसगीर की कहानी तारीख है। जो बादशाह आराम से सुकून में अपनी स्टेट में बैठा, चलो बरसगीर चलते। अनगिनत सदियों के तारीख बहीमाना तिलिस, रेशमो अतलसो कम ख्वाब में भुनवाए हुए। जाँ बजाँ बिकते हुए कूचा व बाज़ार में, जिस खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए। लौट जाती है उधर को भी नज़र, यानी कि अब जो सिनेरियो चल रहे हैं हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। भाई ये मुल्क, मुझे अपनी हुब्बुल वतनी, मुझे उससे प्यार बिल्कुल वैसे ही है जैसे है। मुझे अपनी इंडस्ट्री से, जहाँ जो मुझे रोज़ी दे रही है, जो मुझे नौकरी दे रही है, मुझे उस इंडस्ट्री से प्यार अभी भी वैसे ही है। ठीक है, लेकिन एक बॉस या एक क्लाइंट की वजह से मैं उसकी पॉलिसीज़ को ख़िलाफ़ नहीं जा रहा हूँ। अपेरेंटली ऐसा लग रहा है आपको कि मैं बॉस को नहीं मान रहा, बॉस की बात को नहीं मान रहा, क्लाइंट की बात नहीं मान रहा, इंडस्ट्री कैसे चलेगी। अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। और भी दुख है ज़माने में, मोहब्बत किसी वतन से मोहब्बत के अलावा इंसानियत की मोहब्बत भी चल रहा है। ये वो प्योर रोमांटिक पोएम आई है मिली नग में। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। अपने वतन को सुकून में देखना और पूरी दुनिया को जहन्नुम बना देना, ये राहत नहीं है मेरे नज़दीक। राहतें और भी हैं वस्ल की राहत। ठीक है, जैसा अभी एक आधे मुल्क की बात की गई कि अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए, अपना मुल्क चलाने के लिए आप बाकी पूरी दुनिया को बहाने से कभी किधर कभी किधर। ओके, सो ये वो बात अनफॉर्चुनेटली बात निकल आई बीच में से कि आपने बात करनी कैसे। ठीक है, ये हमसे डायरेक्टली रिलेटेड है कि आपने बात करनी कैसे। ओके, हम ये तो नहीं कह रहे कि आप फैज़ के लेवल पर जो है वो चले जाएंगे, लेकिन जितनी भी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, मोस्ट ऑफ द चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी बेसिक्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं। अगर आप अभी जो रिसेंट पॉइंट चल रहा था, अगले पॉइंट्स भी बहुत से हैं ऐसे कि अगर आपने किसी का काम को रिप्रोड्यूस किया तो आपको उसका क्रेडिट उसको देना है। ये नहीं कि जनाब मैं इन्वेंट कर देती है शायद, या अगर आपने किसी का काम, उसकी सारी बेसिक्स उठाई है, उसके अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट कर दी है, तो आपने उसका ड्यू क्रेडिट उसको, उस फर्म को या उस साइंटिस्ट को देना है। अपने नाम से पेटेंट नहीं निकाल देना, क्योंकि उस वक्त पेटेंट निकला नहीं हुआ था, किसी को पता ही नहीं दुनिया को, तो वो वाला सारा काम मैं अपने नाम से करके पेटेंट निकाल दूँ। ठीक है, अब ये सब कुछ करने के लिए, इसी तरह की बाकी चीज़ें, इंजीनियर शैल नॉट इन्फ्लुएंस इन देयर प्रोफेशनल ड्यूटीज़ बाय कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। टीम आपकी करके काम लेके आई है और आपने कहा जनाब मैं इन्होंने गाइड किया सी, मैं ही सारा कुछ दसिया, मैंने ही सारा कुछ किया है। अटेम्प्ट टू ऑब्टेन एम्प्लॉयमेंट, वो जो भी हम बात कर रहे थे कि इसके टूल्स हैं या इसकी सर्विसेज हैं, इसकी गिवी ट्रेनिंग है, वो आप कहीं और इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉइंट 6 के अंदर बात हो गई। जो पब्लिक को डिसीव करते हैं, फोर्जरिंग, आपको आर्टिकल्स वगैरह प्रिपेयर करना, जो भी बात कर रहा था, ये थ्री टॉपिक की बात कर रहे हैं।
अच्छा जनाब, इंजीनियर्स इन गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल रिस्पेक्टेड प्रोडक्ट्स विद प्रोडक्ट्स ऑफ अदर सप्लायर्स, जो सेल्स में हैं बंदे, और इंटाइटल टू मेक इंजीनियरिंग कंपैरिजंस, हम दूसरी जब इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के साथ या अपनी ही किसी और प्रोडक्ट के साथ कि मेरा आईफोन 3 आ गया, आईफोन 4 आया है, तो मैंने क्या कंपैरिजन करना है, किस तरह से कंपैरिजन करना है, मेरी प्रोडक्ट वो भी बिक रही है, वो भी बिक रही है ये। और 9वां पॉइंट, इंजीनियर शैल गिव क्रेडिट फॉर इंजीनियरिंग वर्क टू दोज होम क्रेडिट इज़ ड्यू। 8वां पॉइंट जो था, इंजीनियर शैल नॉट यूज़ एसोसिएट नॉन इंजीनियर आर कॉर्पोरेट आर पार्टनरशिप विद द क्लाउड। काम आपने किया लेकिन आपने किसी और फर्म के थ्रू उसको पब्लिक कर दिया जिसके ऊपर ये एथिक्स लगते ही नहीं थे। आपकी कंपनी है, उसका कोड ऑफ कंडक्ट तो है ना, उसके कोड ऑफ एथिक्स भी है, वो फॉलो करने को भी है। एक कोई ऐसी एजेंसी है आपके मुल्क में जिसके ऊपर ये चीज़ें हैं ही नहीं। कुछ कंट्रीज़ में ऐसी चीज़ें कि जनाब आप इंडस्ट्री लगा लें, इतना इतना इसका हैवी टैक्स है, इतना इसका लाइसेंस की अमाउंट है, और उसकी प्रोडक्ट से गवर्नमेंट को लेना देना नहीं है। आपने प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार की, इस रीजन में तैयार की, सेल के लिए वहाँ पर बेच दी। ओके, मैन पावर आपने लीगली तौर पर यूटिलाइज़ की और उसको सेल इलीगली तौर पर कर दी। ये सब कुछ जो हम पढ़ रहे हैं, जितनी भी डिस्कशन हमने की है पिछले 3 टॉपिक्स, इंक्लूडिंग द वे ऑफ कम्युनिकेशन, कि आपने कड़वी गोली को मीठे रैपर में किसी जाबिर जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक बुलंद करने का आपका दिल कर ही पड़ा, तो कैसे करना, ठीक है, इंक्लूडिंग दैट। ये सब कुछ करने के लिए हिम्मत और दिल जिगरा गुर्दा चाहिए। एग्रीड और नॉट? अब हम बाहर आ गए हैं, नहीं, बॉस को डिनाई करने के लिए, क्लाइंट को डिनाई करने के लिए, जो प्रोडक्ट है उसके बारे में सब कुछ सच सच बताने के लिए 1 साल तक चल सकती है, ठीक है। वो जो रिले इस्तेमाल की है उसका इतने नैनो सेकंड का टाइम है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ थी, 48 या 60 हर्ट्ज़ का डिवाइस सस्ता था, क्योंकि 50 हर्ट्ज़ तो गवर्नमेंट की मंजूर शुदा महंगी मिल रही थी। 52 हर्ट्ज़ की बना दी, 50 का लेबल लगा दिया, 52 हर्ट्ज़ का बताना, ये सारा कुछ क्रेडिट जिसका था उसको क्रेडिट देना। जितनी भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे, चाहे वो एथिक्स में थी, कोड ऑफ कंडक्ट में थी, इन सब के ऊपर अमल पैरा होना एक और चीज़ है। इन सब को पढ़ना, समझना, सीख लेना एक और चीज़। अभी तक की जो हमारी डिस्कशन थी वो इनको आपको कम्युनिकेट करना था। इन पर अमल कैसे किया जाए? तरीका नंबर 1, जो कि इंटरनेशनल अनफॉर्चुनेटली नहीं है, ईमान के ज़ोर। ठीक है, आपका ईमान इतना पक्का होना चाहिए, आपको खुदा याद होना चाहिए, आपको कब्र याद होनी चाहिए, वो ये सारी बातें बिल्कुल ठीक है। ओके, अनफॉर्चुनेटली अगर कोई ये कह दे, कोई स्टूडेंट ये कह दे यार इट इज़ दीज आर नॉट प्रैक्टिकल थिंग्स, प्लीज़ फॉर गॉड से, या अगर अगला फ़र्ज़ करते हैं कि हम इस वक्त किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर रिलीजन इतना, किसी ऐसी सोसाइटी में जहाँ पर रिलीजन इतना पेनिट्रेटेड नहीं है, वहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो फिर नंबर 1, आपकी नॉर्म्स, आपकी बेसिक्स इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। फितरत सानिया का जो लफ्ज़ चल रहा था, क्योंकि सब कुछ आपकी घुट्टी में और आपकी फितरत के अंदर शामिल हो चुका हो। ओके, कहाँ पर होगी ऐसी जगह? अगर हम बहुत एडवांस कंट्रीज़ की भी बात कर रहे हैं, ये जो IEEE ने बातें की हुई हैं, ये पाकिस्तान के लिए तो नहीं की हुई ना, सिर्फ उर्दू में तो नहीं लिखी हुई है, ठीक है। इसका मतलब है कि मैंगो मैन इज़ मैंगो मैन एवरीवेयर। इंसान तो इंसान है, चाहे वो डेवलप कंट्री में है, चाहे वो प्रोग्रेसिव कंट्री में है, जिसमें मुआशरे में, हाँ, नंबर ज़्यादा या कम हो सकता है। ओके, तभी तो उनको ज़रूरत पड़ी ना भाई ये सब कुछ लिखने लिखाने की।
और अगर आप केस स्टडीज़ देखें तो तकरीबन मिलते जुलते केस जिन्होंने इनकी कोड ऑफ कंडक्ट की या एथिक्स की वायलेशन की है हर जगह से आपको मिल जाएंगे। ओके, तो एक तो ये होना चाहिए कि आपकी बेसिक्स, आपकी फितरत सानिया के अंदर ये चीज़ें हों, नहीं है फिर इनको डेवलप किया जाए। कैसे किया जाए? अगर मैं बगैर एक्सप्लेन के पहले मैं कंक्लूजन दे दूं, उसके बाद हम डिस्कशन ओपन करें तो शायद, तो प्रैक्टिस में ये देखा गया है कि जो लोग टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हैं वो एथिकली भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। इट्स नॉट फ्रॉम एथिक्स टू टेक्निकल लाइफ, इट्स फ्रॉम टेक्निकल टू एथिकल लाइफ। कॉम्पिटेंसी आपको लीड करवाएगी एथिकल लाइफ की तरफ, एथिसिटी की तरफ। मेरी बात समझ आ रही है कि मुश्किल हो रही है? पंखे चलने से ना तुम लोग सो रहे हो। बहुत मुश्किल बातें शुरू हो गई और ये बातें आसान माहौल में करने वाली हैं ही नहीं। बंद कर दो भाई। अनफॉर्चुनेटली ये टॉपिक या ये टॉपिक्स ना सिर्फ डिग्री से बल्कि मुआशरे से और इंसानियत से रिलेटेड, हमने पहले दिन जो बात की हम वहीं पर वापस आते हैं जहाँ से हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कि एक मुक़द्दस फ़र्ज़ की तकमील होती है। यहाँ जो कुछ यहाँ पर होगा वही कुछ बाहर प्रैक्टिस किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको सिखा दिया गया है और बता दिया गया है और आपकी फितरत सानिया बना दी गई है कोई भी चीज़, मिसाल के तौर पर सच बोलना यहाँ पर को आपकी घुट्टी में डाल दिया गया, ठीक है, या आपकी ये प्रैक्टिस हो गई है कि मैंने जो असाइनमेंट है वो कॉपी करनी नहीं है, ओवर माई डेड बॉडी मैक्सिमली 10 नंबर चले जाएंगे, क्या हो जाएगा? ठीक है, इन 10 नंबरों की वजह से मुझे ये डिग्री नहीं चाहिए। ऐसी डिग्री जिसके अंदर 2 नंबरी के 10 नंबर हों या 50 नंबर हों या 100 नंबर हों, मुझे ऐसी डिग्री नहीं चाहिए। मैं ज़िंदा रहने के लिए और भी कुछ कर लूँगा। मैं इंजीनियर नहीं भी बनता तो मैं कुछ और भी बन जाऊँगा। कॉम्पिटेंसी, बात समझ आ रही? इट्स अ वॉर बिटवीन कॉम्पिटेंट्स एंड इनकॉम्पिटेंट्स फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द यूनिवर्स टू एंड ऑफ द यूनिवर्स। किसी छोटे से छोटे मसले को या किसी बड़े से बड़े मसले को देख लें, इट विल ऑलवेज बी अ वॉर बिटवीन कॉम्पिटेंट्स एंड इनकॉम्पिटेंट्स। ये मेरी नाकिस तज्ज़िये में ये बात आई है। हो सकता है 100% गलत हो, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं एडमिट करता हूँ इसको। ठीक है, आपको जस्ट वैसे एक विंडो आपके लिए ओपन की कि आप इसके ऊपर देख सकते। जब आप टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होंगे और आपको पता होगा कि आपको और जगह पर भी जॉब मिल जाएगी, जॉब नहीं भी मिलेगी तो आप अपनी फर्म डेवलप कर लेंगे। अपनी फर्म भी डेवलप नहीं कर पाए तो आप कुछ ना कुछ कर लेंगे। ठीक है, तब आप में ये हिम्मत, ये हौसला आएगा कि अपने बॉस को कहें कि नहीं ये चीज़ अनएथिकल है, मैं ये चीज़ नहीं करता। तारीख टेक्निकल को, जब आपके जहन में, आपके दिल में डर खौफ होगा कि मुझे तो आता ही कुछ नहीं है, मैं तो सिफारिश की वजह से लगा हूँ ऑलरेडी, डिग्री भी मैंने जो है वो ऐसे कर ली, यूनिवर्सिटी की मजबूरी थी मुझे डिग्री करवाना, या मेरे वालिद साहब की वजह से होगी, या मेरे किसी भी तरीके से होगी। ओके, नॉन टेक्निकल बिहेवियर, इनकॉम्पिटेंसी। अब आप सारी ज़िंदगी एथिक्स को फॉलो नहीं कर सकते, वो बहुत सख्त मरहला। उसकी तैयारी आपको यहाँ पर करनी। अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग होंगे तो फिर आप एथिकली स्ट्रांग होंगे। ये अब अनफॉर्चुनेटली सारा कुछ नाचीज़ के नाकिस तजर्बे के ऊपर चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई लिखी हुई कोई लोहे पे लकीर चीज़ है, पत्थर पे होती है लकीर। ठीक है, तो ये आप अपने ये खुद से एज अ साइंटिस्ट, एज एन इंजीनियर खुद से इसके ऊपर अपने एनालिसिस करेंगे। ठीक है, आई विल बी हैप्पी अगर आप मुझे यहीं पर ही करेक्ट कर दें। अगर आप नहीं करते तो आप जब भी आपको
फील हो कि ये चीज़ें गलत थी तो प्लीज़ करेक्ट मी एट एनी एज ऑफ योर लाइफ और माई लाइफ, ओके। तो जो मेरी नाकिस राय है वो ये है कि जब आप टेक्निकली स्ट्रांग होंगे, जब आप इतने बोल्ड होंगे, वो आपके अंदर जो टेक्निकल आपका स्किल है वो आपके अंदर इतना ज़्यादा मवाद, इतना ज़्यादा पावर आपके अंदर इंजेक्ट कर देंगी कि फिर आप इस तरह की प्रीचिंग्स, इस तरह की चीज़ों के ऊपर बात कर सकेंगे कि कंडक्ट ये है जनाब कंपनी का, आपकी कंपनी का कानून ये है और आप ये कह रहे हैं, बात कैसे कह रहे हैं आप, मैं नहीं मानता आपकी बात, ठीक है, ये एथिकल नहीं है। ये सब कुछ कहने के लिए इस सारे के सारे रूल्स, इन सब के ऊपर अमल करने के लिए हमने मुख्तलिफ राय डिस्कस की, जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि जो हमसे रिलेटेड चीज़ है जिस पर हम काम कर सकते हैं, ठीक है। हमारा मुआशरा ऐसा नहीं था, हमारे माशरे में हर तरफ जो है वो अनएथिकल नॉर्म्स चल रही हैं, अनफॉर्चुनेटली चलें, कुछ हम बात कर लेते हैं चलें हमारे फैमिली में भी ऐसे ही चल रहा है, तो मैं कहाँ से सच बोलने पे चले जाऊँगा, ओके। प्रैक्टिकली अगर आप इसके ऊपर काम करना चाहते हैं, प्रैक्टिकली अगर हम इसको देखना चाहें, तो अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं, वन ऑफ द इंग्रेडिएंट, तो आपके अंदर इतनी कैच प्रोड्यूस हो सकती है कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ। टेस्ला, अब मैं पुरानी एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो सारे बंदे मर चुके हैं, जाकर हम उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ठीक है। नॉर्मल साइंस में भी ऐसे अजीम लोग हैं जो कि इस तरह की प्रैक्टिसेस के ऊपर इस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं अपने कुछ टीचर्स को जानता हूँ जिन्होंने अपनी डीनशिप पूरे कैरियर की ठुकरा दी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे या दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू कंडक्ट। और बहुत से साइंटिस्ट, अगर हम अपनी फील्ड के अंदर आए, हम कोई दूसरी एग्जांपल, टेस्ला और टेस्ला के साथ एक और साइंटिस्ट था उस दौर का जिसका बल्ब बड़ी देर, ओके वेरी गुड गुड, एडिसन वाज अ टाइकॉन। एडिसन इलेक्ट्रिकल दुनिया का टाइकॉन, किंग, ना सिर्फ टेक्निकली स्ट्रांग था, उसका बिजनेस की तरह भी बहुत दिमाग चलता था, ठीक है, लेकिन एथिक्स के लिहाज से जरा थोड़ा वीक। टेस्ला बिजनेस के लिहाज से तो बिल्कुल ही फारिग था ना, गुर्बत की लाइफ बाद में और बहुत मजबूरी में बेचारा मर गया। टेक्निकली जितना स्ट्रांग था, एथिकली उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग था। आपकी जो मॉडर्न वर्ल्ड है इस वक्त टेस्ला के एहसानों के तले दबी हुई, जिस तरह कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के कर्जों के तले दबा होता है, उतना ही वायरलेस की जितनी भी कहानी वो सारी की सारी टेस्ला ने चलाई। एसी सिग्नल टेस्ला लेके आया था, उससे पहले डीसी था। अनएथिकल और एथिकल का अगर आप कंपैरिजन करें, प्रैक्टिस इसका कंपैरिजन करें, दैट टाइकॉन, उसने इतनी ज़्यादा अपने बिजनेस को बचाने के लिए हरकतें की अनएथिकल किस्म की कि डीसी सिग्नल चलता रहे, एसी सिग्नल ना आए, दुनिया एसी सिग्नल पर शिफ्ट ना हो, ठीक है। तो इस वक्त मॉडर्न साइंटिस्ट जो एथिक्स की बातें कर रहे हैं वो उसको किस दर्जे पर रखते हैं, टेस्ला को किस दर्जे पर रखते हैं, ओके। लेकिन उसकी जो अपेरेंट लाइफ थी, जो उसकी 60-70 साल की जो लाइफ थी टेस्ला की, दैट वाज द हेल, मुश्किल में गुजरी हमारी नज़र से। उसकी अपनी नज़र से तो वो बहुत बेहतरीन सुपर लाइफ गुजार रहा था, उसको कोई रेगरेट नहीं था क्योंकि वो टेक्निकली स्ट्रांग था, उसको परवाह नहीं थी लोगों की, लोगों को उसकी ज़रूरत थी, ठीक है। तो अब वो 60-70 साल की ज़िंदगी जैसे भी उसने गुजार ली हमारे लिहाज से, लेकिन वो सदियों तक जिंदा है, ओके। कंट्रेरी दूसरी तरफ जो उसकी कॉम्पिटिटर थे, वो एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि उस कॉम्पिटिटर का पूरा सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जल के राख हो गई। एडिसन की बात करें, उसने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, वो दोबारा से बिजनेस टाइकॉन बन गया, दोबारा से उसने काम शुरू कर दिया।
ठीक है, जो भी नॉर्म्स उसने यूज़ की। तो वो 60, 70, 80, 90 साल की जो उसकी थी वो उसने बड़ी लश गुजारी अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की बेस पर, बट लैक ऑफ सम एथिकल नॉर्म्स। लेकिन क्या वो जब पैकेज एज अ पैकेज एडिसन देखें, एज अ पैकेज टेस्ला देखें, तो एडिसन क्या सदियों तक ज़िंदा रहेगा? नहीं, अभी 60, 70 साल के अंदर अंदर ही हम लोग उसको, उसकी इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स की बुनियाद पर, इसके इतने ज़्यादा पेटेंट्स की बावजूद हम उसको इतने अच्छे अल्फाज में याद नहीं कर रहे जब हम एथिक्स के लेसन्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन टेस्ला, एक लाइन ऑफ एक्शन ये भी निकल सकता है कि आप ने सदियों तक ज़िंदा रहना है या 60, 70 साल तक ज़िंदा रहना है। जो आपका टारगेट, जो आपका गोल है, उसके मुताबिक आपकी लाइन ऑफ एक्शन बन जाएगी। दैट्स ओके, परफेक्टली ओके। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 60, 70 साल के लिए ज़िंदा, ठीक है, फिर इन 60, 70 साल के लिए जैसा भी आपको करना है करें। लेकिन अगर आपका ये एम है कि नहीं यार, मैं तो इंसानियत के लिए पैदा हूँ, इंसानियत के लिए ज़िंदा हूँ, बस थोड़ी किताबी बातें होगी, ज़रा बोरिंग चल रही हैं मुझे पता है, और आप कहते हैं मैं सदियों तक ज़िंदा रहूँगा, ठीक है, तो फिर आपका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा। फिर आपका लाइन ऑफ एक्शन वो नहीं होगा जो 60, 70 साल के लिए होगा। हम इस पर डिस्कशन नहीं करें कि आपको कौन सा अपनाना चाहिए, इट्स टोटली अप टू यू। आप लोग अकल फहम रखने वाले मेच्योर लोग हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये सच बोलना बहुत अच्छी बात है, हरगिज़ ये बात नहीं हो रही। यहाँ पर भी जितने भी हमने 3 लेसन्स में डिस्कशन किए, हमने ये नहीं कहा कि असाइनमेंट खुद से बनाना बहुत अच्छी बात है, असाइनमेंट कॉपी करना बहुत गंदी बात है, चीटिंग करना बहुत बुरी बात है, नहीं, हमने हरगिज़ ये बात नहीं की। आप लोग साहिब अक्ल हैं, अक्ल व शऊर रखते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा काम जो आप कर रहे हैं वो ठीक है, कौन सा काम जो आप कर रहे हैं वो गलत, ठीक है। और अपने मुताबिक आपको एज अ साइंटिस्ट, आपको आपके अपने एनालिसिस, इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस का सब्जेक्ट चल रहा है, एनालिसिस, आपके अपने एनालिसिस मैटर करते हैं। हाँ, ये है कि आपको तस्वीर के दोनों रुख दिखा देने चाहिए, ठीक है, कि आपकी इंडस्ट्री का या जो स्टैंडर्ड एजेंसीज़ हैं उनका स्टैंडर्ड ये है, वो ये बातें कर रहे हैं। बातें माननी है या नहीं माननी है ये आपके ऊपर, ओके, ठीक है। तो हम इस शेल्टर में बात करें कि वेयर यू हैव टू चूज। इल्म की डेफिनेशन क्या? अच्छाई और बुराई में तमीज़ करना, हाँ, ठीक है। जो भैंस होती है बहुत ज़्यादा साहिब इल्म होती है, उसके सामने एक तरफ आप अच्छा चारा रख दें ग्रीन ग्रीन सा, एक तरफ आप सूखा चारा रख दें, चूँकि उसने भी डिग्रियां की हुई हैं, PhD की हुई है भैंस ने, इसलिए वो सूखे चारे की तरफ नहीं जाएगी, हरे चारे की तरफ जाएगी। क्यों भाई? साहिब इल्म है ना, डिग्रियां हैं ना उसके पास। तो इल्म क्या है? अच्छाई और बुराई में तमीज़ करना है। वो तो भैंस भी कर रही है भाई, ठीक है, उसको पता है कि कौन सा वाला ग्रीन चारा हमेशा हलाल होगा। अक्ल है, प्रैक्टिस, इल्म इज नथिंग विदाउट प्रैक्टिस, ठीक है ना। 2 आपके सामने केसेस आने, केस स्टडीज आनी, 2 अच्छाइयों में से आपके नज़दीक अच्छाई क्या है, अच्छा नया चैप्टर शुरू हो गया। 2 बुराइयों में से आपके नज़दीक बुराई क्या है, अब नया चैप्टर शुरू हो गया, ठीक है। इसीलिए हम इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में इलेक्ट्रिक सर्किट करते हुए हमसे मुराद में नाचीज़, अच्छाई बुराई और इसके ऊपर डिस्कशन ही नहीं ओपन करते, हलाल हराम के ऊपर, ठीक है। एक तो स्टैंडर्ड है ना हलाल चीज़, ये एक तो लोगों के अपने स्टैंडर्ड्स भी हैं ना, ठीक है। तो वो हमसे अभी ज़रा थोड़ी देर, ये बिल्कुल राइट टॉपिक्स हैं, लेकिन अभी हम बिल्कुल हट जाएंगे, टॉपिक हमारा भी ये नहीं चलता। सो यू हैव टू चूज़ इन बिटवीन 2 गुड्स एंड 2 बैड्स। 2 आपके सामने बुराइयां आई, आपने कौन सी बुराई को चूज़ करना है, बड़ी को या छोटी को। 2 अच्छाइयाँ आई, कौन सी चीज़ को? इल्म हमें इसकी तरफ गाइड करता, ठीक। इल्म इज़ अ पैकेज, सिर्फ इंफॉर्मेशन का जानना कि जनाब मुझे IEEE कोड ऑफ एथिक्स के 10 पॉइंट्स याद हैं या मुझे पता हैं,
ये इल्म नहीं, ये इंफॉर्मेशन, इट्स नॉट द नॉलेज। उन 10 पॉइंट्स को समझना, प्रैक्टिस करना, तजर्बे की बुनियाद पर अपने अंदर ढाल लेने को इल्म कहते हैं। इल्म और अमल, अमल अलहदा चीज़ नहीं है इल्म से, 2 अलहदा लफ्ज़ बनाए हैं हमने। आपके पास 10 रुपये थे, ठीक है, चलें 20 रुपये करना है, 10 रुपये का सेब नहीं आता। आपके पास 20 रुपये थे, वो आपकी जेब में कागज़ का टुकड़ा पड़ा था या बैंक के अंदर रखे हुए। आपने उन 20 रुपये से एक सेब खरीदा, उसको खा लिया और आपकी जान का वो हिस्सा बन गया, आपके खून का, आपकी बॉडी का हिस्सा बन गया। वही 20 रुपये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तहत यूटिलाइज हो रहे हैं। ऐसे ही है ना, हैं वही 20 रुपये। 20 रुपये की ताकत अपनी वहीं पर ही है, और वही ताकत, वही एनर्जी ट्रांसफॉर्म होकर अब आपके खून के अंदर शामिल हो गई, ठीक है, और अब आप उस एनर्जी से कुछ काम ले सकते हैं। ओके, यही फ़र्क है इंफॉर्मेशन से इल्म तक के साइकिल का। वो जो 20 रुपये हैं, ये जो कागज़ का टुकड़ा आपको दिया जाएगा, या मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टुकड़े हैं, ये नॉलेज हो सकता है। उसको प्रैक्टिस करना, ठीक है, और उसके मुताबिक तजर्बात के बाद इस ईमान, इस यकीन पर आ जाना कि हाँ जी KVL एक नेचुरल लॉ है, ठीक है, अब मुझे इसके ऊपर ईमान है, इसको इल्म कहते हैं। फिर आगे इल्म के दर्जे कि इस सारी के सारे इल्म की बुनियाद पर अब जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर केस स्टडी आई है, किस जगह पे KCL अप्लाई करना है, किस जगह पे KVL अप्लाई करना है, कहाँ पर KCL अप्लाई करूँ तो फ़ायदा होगा, कहाँ पर KVL अप्लाई करूँ तो फ़ायदा होगा, ठीक। 2 केसेस आ गए ना, 2 अच्छाइयाँ हो सकती हैं, 2 बुराइयाँ हो सकती। कौन सा एथिक्स का रूल यहाँ पर अप्लाई करूँ, कौन सा ना करूँ, ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह पर हैं। इसको अटेन करने का जो मेरी नाकिस ऑब्जर्वेशन है, तरीका है, वो है टेक्निकल। जब तक आपके पास इल्म अमल के साथ आपकी फितरत के अंदर नहीं, जब आप नेचुरल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होंगे, जब आपके खून के अंदर जो है वो चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे, खून के कतरों की बजाय करंट और वोल्टेज और मेथड्स, टेक्निक्स आपके खून के अंदर रवां दवा होंगी, ठीक है, आप चलते फिरते इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होंगे। इसी चीज़ को मैं एक और तरह कहूँ कि आप इंडस्ट्री की ज़रूरत होंगे, इंडस्ट्री आपकी ज़रूरत नहीं होगी। फिर आप कहेंगे कि भाई मैं नहीं कर रहा। ओके, बात समझ आ रही? तो जो हमारे पिछले 3 लेक्चर थे, वो हमारे पिछले 7-8 लेक्चर्स और अगले लेक्चर्स के साथ इस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं। मेक सेंस और नॉट? ओके, एथिक्स की ज़रूरत, इंपॉर्टेंस। ओह माय गॉड, कितने बजे लेक्चर खत्म होना है? ओके सॉरी, मैं 11 समझ रहा था। ओके, एथिक्स की अब ज़रूरत क्यों है मुल्क, इंसानियत को, मुल्क को नहीं, आपकी इंडस्ट्रीज़ को? अच्छा, सिर्फ एथिक्स की ज़रूरत नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें। एथिक्स इज़ वन ऑफ द थिंग, एंड अनफॉर्चुनेटली टेक्निकल नॉलेज इज़ आल्सो वन ऑफ द थिंग। अब आपकी जो इंडस्ट्री है, उसको पूरे के पूरे पैकेज की ज़रूरत है। ये बंदा टेक्निकली स्ट्रांग है, ठीक है, GP 3.89/4 है, और इसके इसके अलावा जनाब ठीक है, इसको सारे टूल्स वगैरह भी आते हैं, 2-3 सॉफ्टवेयर स्किल्स भी हैं इसके पास, हार्डवेयर में भी हाथ अच्छा है इसका, ठीक है। उसके अलावा क्या है? क्यों इस नहज पर इंडस्ट्री पहुंची? इट पुट्टो तो यहो जिहा बंदा नहीं कर रहा, जेड़ा पन्नो ही लाल है। माशाल्लाह से इतने ज़्यादा इंजीनियर्स और कॉम्पिटेंट बच्चे अब ज़्यादा शार्प हैं, ठीक है। IT का दौर ही IT का, तो हर बच्चा जो है वो बाय बर्थ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। 3.8 3.7 आउट ऑफ 4 GPs आम बात है, ठीक है। कितने इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे सराउंडिंग में? तकरीबन 10 से
अगर हम लाहौर को अपने सराउंडिंग में रख लें और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को कैलकुलेट करें, हर इदारे से टॉपर्स को 5-5 को उठा लें टॉप के, तो नंबर कितना बढ़ जाता है। ओके, ये कैलकुलेशन जल्दी से आप खुद ही कर लेंगे। अब जॉब्स इंडस्ट्रीज़ कितनी हैं, तो हर इंडस्ट्री के पास जो सीवीज़ आएंगी वो सारी टॉपर्स की आ गई। तो अब इट पुटो तो टेक्निकल बंदा बैठा, अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो। मैंने कहा हाँ जी, और इसके पास क्या है ऊपर, और वहाँ पे जाके ये भी नहीं कहते मेरे पास माँ है, वो भी सबके पास, ठीक है, माँ की दुआएं, माँ की दुआ जन्नत की हवा। अब वहाँ पर क्या चलेगा, इसे कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी, इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी। जी इंट्रोड्यूस है, माय नेम इज़ सैयद आफ्ताब नकवी एंड आई डिड BS फ्रॉम कॉमसेट्स। कहते अच्छा यार बात फास्ट मोड ते लाओ जरा। ओके जी, प्लीज़ इंट्रोड्यूस सर। यस सर, आई एम सैयद आफ्ताब नकवी, did my bachelor's from Comstats University Islamabad Sahiwal campus, and besides my activities, curricular activities, I was a good player of cricket. I participated in drama society. अच्छा चलो ठीक है, इन पढ़ लो, सुन दें अंदर बात लेते हैं। You see the difference? ओके, इस तरह की चीज़ों में अच्छा जनाब ठीक है, ये एक चीज़ है और ये आपके पास नहीं है, क्लाइंट आ गया है, अब आपने उसको डील कैसे कर। हाँ जी जी, मुझे पेन चाहिए यार, ये पेन की दुकान नहीं हमारे पास पेन नहीं है। तेन पता नहीं है पेन की दुकान नहीं है, ट्रांजिस्टर वेच दें तो पेन लेना आ गए। ओके, ओ सॉरी, वी आर रियली सॉरी, in fact we don't deal in pens and pencils, we deal in resistors, transistors, so we are extremely sorry, we don't have pens right now, ठीक है, लेकिन we are planning to purchase pens next time, ठीक है। so hopefully हम पेन्स रखेंगे तो हम प्लीज़ उसको एडवर्टाइज करेंगे, फिर हम आपको इंटरटेन ज़रूर करेंगे। मेक सेंस? कड़वी गोली मीठे रैपर में कैसे डालनी, बेसिकली मना ही करना है आपने, आपने दोनों तरीके से इनकार करना ना, ठीक है। एक आप अपने किराने की दुकान पे चले जाएं, एक आप ज़रा थोड़े से अच्छे सुपरमार्ट में चले जाएं, एक आप ज़रा और सर्विस प्रोवाइडर है उसके एटीट्यूड में आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा। तो यही आपकी तरफ भी ऐसे ही चलना ना सर। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि अब आपको अपनी इस डिग्री के साथ चाहिए। इन्हीं तरह की स्किल्स में से एक जो चीज़ है वो ये एथिक्स की, और ये शायद इतनी ज़रूरत हो चुकी है इसकी कि आपकी जो PEC है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, उसने हर यूनिवर्सिटी को कहा है कि जो आपके प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अंदर एथिक्स होना चाहिए, कि आप बताएं, आप कहें कि भाई ये बच्चा एथिकली भी जितना इसको कंट्रोल सिस्टम्स के ऊपर, जितना इसको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, जितना इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के ऊपर अबूर हासिल है, जितना ये सर्किट सॉल्व कर सकता है, AC या DC के सर्किट्स को एनालिसिस कर सकता है, उतनी ही अच्छी इसकी एथिकल स्किल्स भी हैं। या इसकी एथिकल स्किल्स कंट्रोल सिस्टम में इसके नंबर थे 70 और एथिकल के अंदर इसके नंबर हैं 60, तो इसको इसी लेवल पर जज करें जिससे आप देखते हैं ना। अच्छा जी, हाँ जी, कंट्रोल सिस्टम, मशीन लर्निंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अच्छा जनाब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में 90 नंबर है, हाँ ये इसका सही होगा। बात सुने ज़रा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में 90 नंबर होंगे, हाँ जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से सवाल पूछना शुरू करते हैं। इस तरह जब वो देखेगा एथिक्स में 70 नंबर है कि यार एथिक्स में 80 नंबर है, अच्छा चेक करते हैं इसकी एथिक्स क्या है, एथिकल वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक। तो जितने नंबर यहाँ से आप लेके जाएंगे उनको आपने संभालना भी है खुद से। काफ़ी अजीब किस्म की डिस्कशंस हैं ये, पता नहीं हम क्यों कर रहे हैं ऐसी डिस्कशंस, इनका ताल्लुक वास्ता स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से होना नहीं चाहिए वैसे, है ना? क्यों होना चाहिए? गिव मी अ गुड रीज़न, क्यों होना चाहिए? होना चाहिए, सिर्फ होना चाहिए, इस पर अमल भी होना चाहिए। अमल तो होना चाहिए ना सर, अमल तो होना चाहिए ना, ठीक है, फिर वो असाइनमेंट ऊ करके क्यों चेक होती है? कम दे द पॉइंट। 14 की असाइनमेंट एक जैसी कैसे हो गई? तो पुरानी बातें भूल जाए। अच्छा जी, ओके,
तो नेक्स्ट टाइम जो हम सबसे पहले लेक्चर्स रख लें वो फिर एथिक्स के रख लें। सबसे पहले हफ्ते में एथिक्स को पढ़ा दें। हमने नई चीज़ क्या पढ़ाई है जो आपको इससे पहले नहीं पता था? है भाई? उमैर बोलो यार कुछ, तुमने भी पैसे दिए हैं भाई, फीस भरी है, पार्टिसिपेट इन द क्लास। क्या नहीं होगा, लेकिन कम ऑन, नंबर सिर्फ उसी के ही हैं जो लिख के आओ। तो फिर जिस सब्जेक्ट के अंदर नहीं पढ़ाया जाएगा, PLO 8 नहीं होगा, यानी कि आपके एथिक्स नहीं होंगे, उसके अंदर क्या होगा, या फिर प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर क्या होगा। ओके, सो इट्स टोटली अप टू यू। मैं कभी भी ये नहीं कह रहा कि ये अच्छा रास्ता है, ये बुरा रास्ता है, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इट्स टोटली अप टू यू। हम पहले बात कर चुके हैं। आप माशाल्लाह से अक्लमंद हैं, और वोट डालने का हक़ है। जब आप अपने मुल्क का हुक्मरान चुन सकते हैं तो आप अपने लिए रास्ता नहीं चुन सकते, कौन सा रास्ता सही है। क्यों भी अब्दुल्ला? तो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह भी बिहेव करना चाहें, इट्स टोटली अप टू यू। हमने एथिक्स की कहानियाँ चलानी थी, एथिक्स आपको पढ़ाना था, क्योंकि इससे पहले आपने ज़िंदगी में कभी भी नहीं सुना कि सच बोलना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो हमने अपना फ़र्ज़ समझते हुए आपको ये बात बता दी। ओके, ये सब कुछ मुझ पर भी ट्रू है। ओके, तो मेरे लिए भी आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे भी जो है ना वो इंसान बनाए। ठीक है, आप लोग तो माशाल्लाह से ऑलरेडी हैं, सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ ठीक कर रहे हैं। रोज़ का लेक्चर जाके रोज़ रिवाइज़ कर लेते हैं और लेक्चर्स के लिए तैयार हैं। क्यों हंस के रहे हो? नहीं करते? ये सारी बातें रिकॉर्ड होनी चाहिए, हैं? मर्ज़ी है, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं। तो अभी तक हम इस लेवल पर नहीं आ रहे हैं कि हम रोज़ का लेक्चर रोज़ रिवाइज़ कर लें, या एटलीस्ट वीकेंड के ऊपर कर लें। यू श्योर? तो क्विज़ उसकी निशानदही नहीं कर रहे हैं, क्विज़ गवाही नहीं दे रहे सीधे, हैं? ठीक है, चलें। आप लोगों ने जो है वो असाइनमेंट जो है उसको